20, क्योंकि मुझे 21 चाहिए ही नहीं, 21 चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ क्या है 20 ही है, सिर्फ एक ही डिजिट लिखा हुआ है। तो फर्स्ट एंड लास्ट डे बोथ विल मतलब बोथ मस्ट फॉल इन 2020, दोनों ही किस में होने चाहिए 2020 में फॉल होने चाहिए। तो पहला और लास्ट 2020 में तभी हो सकता है जब 1-1 से स्टार्ट होके 31/12 को ख़त्म। 2021 लिखा हुआ है तो पहला किस में चाहिए 20 में और लास्ट किस में चाहिए 21 में, तो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो। ठीक, अब बताइए कौन से साल का कॉस्ट कितनी है, पहले ये बताओ कॉस्ट 10 लाख माइनस क्या कर दूं मैं डेप्रिसिएशन, कितने सालों का, एक बार आराम से गिनना। पहला साल कौन सा होगा 2010, दूसरा 11, तीसरा 12, चौथा 13 और 14, 15 का तो बनाना ही है मुझे, 15 का तो बनाना ही है। तो कितने साल हो गए 5, क्योंकि 10 भी क्या है पूरा काउंट हो रहा है। कुछ बच्चे क्या देखते हैं 15 का बनाना है 10 दे रखे है तो कितने हो गए 4 साल, 15 का तो बनाना ही है, लेकिन 10 भी तो पूरा हो गया, एक 10 से गिनना है तो 10 पूरा हो गया, 11, 12, 13, 14, कितने साल हो गए टोटल ये 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 सालों का डेप माइनस करवाओ बच्चों। 10 लाख में कितनी रेजिडुअल वैल्यू है 1/20, डिवाइड में क्या आएगा 10 साल है तो n+1/1/2, 10 साल है ना, तो ये कितना आ गया 55, तो यहाँ तो कितना आ गया 55, मल्टीप्लाई में क्या आएगा पहले साल के लिए 10, 9, 8, 7, 6, क्या अच्छा टोटल बता रहे हो क्या 40। अब मेरी बात को सुनो, जब इसको प्रेजेंट करोगे तो वो 10 लाख कहाँ रह गया, उधर ही रह गया। तो आप पहले से ही अगर इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो लिख करके तो क्या करना चाहिए 10 लाख। और इस क्वेश्चन की नहीं, कभी भी आप वर्किंग नोट बना रहे हो, कभी भी क्या बना रहे हो वर्किंग नोट, तो आप कैसे रखा करो अमाउंट बिल्कुल इधर कॉर्नर में लिखा करो, क्योंकि होता क्या है पहली लाइन में तो कम ही होता है और दूसरी की वर्किंग आगे पहुँच जाती है तो ये अमाउंट यहीं रह जाती है। तो क्या रखा करो, जो लिखना है वो इधर एक्सट्रीम कॉर्नर में लिखो और अमाउंट इधर क्या लिखो एक्सट्रीम कॉर्नर में, ताकि वो आगे भी पहुंच जाए तो भी इसके तक नहीं पहुंचे। कितना आएगा बताओ, ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6,40,000, कितना आएगा बैलेंस 360 आ गया। ये क्या आ गया बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं इसको, ऑन 115, 5 है 15 है 15। तो अब असेट का जो भी नाम है प्लांट मशीनरी जो भी नाम है वो लिख देना। 1,115 को 2 बैलेंस बीडी कितने का आएगा 3,60,000, डेप कितना आएगा 80,000 आएगा क्या, 10 लाख माइनस 1/20 डिवाइड बाय 55 इंटू 5 कितना आएगा 80, और बैलेंस कितना रह गया 280। तो ये ऐसे करना है ना कि आप 4 सालों का वर्किंग नोट बनाने लग जाओ 5 साल, इससे टाइम भी बचेगा तुम्हारा बाकी पेपर में, नहीं तो तुम ऐसे बार बार 2 बैलेंस बीडी 5 सालों का ये थोड़ी बनाओ। पक्का समझ गए। अब मुझे ये बताओ क्या ये क्वेश्चन पूरा हो गया। एक बार मैंने शायद टेस्ट लिया था, पता नहीं रियल में पेपर में आया था। मैं जब पेपर ख़त्म होता है ना तो मैं सेंटर के बाहर खड़ा होता हूँ तो बच्चों से डिस्कस करता हूँ कि क्या हुआ। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कोचिंग में टेस्ट लिया था या भगवान जाने वहाँ था। उसमें मेजॉरिटी और बच्चों ने मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने यही किया, मेजॉरिटी क्या लगभग मतलब 90% स्टूडेंट्स ने क्या किया इतना ही आंसर लिख के आया। जबकि पूछा क्या होता है रिक्वायरमेंट देखो क्वेश्चन में, और बच्चे क्या बनाकर आ जाते हैं सिर्फ एसेट। वो सिली मिस्टेक है, मतलब मशीनरी तो ठीक है, डेप्रिसिएशन का तो अकाउंट ही नहीं बना रहे तुमने तो खाली मशीनरी का या एसेट का अकाउंट बनाकर छोड़ दिया, डेप्रिसिएशन का अकाउंट ही नहीं बना रहे, जबकि उसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन भूल गए तो नंबर तो कटेंगे ना। और ये जानबूझकर ऐसी एक चीज़ डालते ही डालते हैं जो क्या है ईजी सी हो, लेकिन बच्चे की प्रैक्टिस क्या की होती है मुश्किल चीज़ों की, और वो ईजी वाले को उसको लगता है कि ये थोड़ी करनी। तो कितने को याद था ईमानदारी से बताना डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पूछा हुआ है।
अभी 6 का आता है तो 4 हो जाते हैं अपने आप से। और कोई मुश्किल है क्या? डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या होता है? डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हुई बताओ? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी या टू एसेट, जो भी मशीन होगी ईयर एंड पर होगी तो ईयर एंड की डेट डाल दूंगा 31 12 15 80,000 और इसको कहाँ भेज दूंगा? P&L में। तो करना तो यही है लेकिन नंबर तो कट गए ना। करना तो यही है लेकिन क्या है, नंबर तो कैंसिल हो। तो अब इसका इलाज क्या है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। और पेपर में आपको पहले क्या मिलते हैं, मतलब पहले अच्छा एक बात और, पेपर कैसे करना है? पहला क्वेश्चन आया उसको करने लग जाओ या पहले पूरा पेपर पढ़ना है? क्यों? पूरा पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो जैसे आए उसको करते जाओ। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, हालांकि ये बातें मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा बिल्कुल एंड में, क्योंकि अभी बताई हुई तो बोले। देखो पहले तो आप प्लानिंग कर पाओगे कि कौन सा आपको अच्छे से आता है, ठीक है। और दूसरी बात, कितने ऑनेस्टली बता देना, कितनी बार ऐसे होता है जो शुरू में क्या लग रहा होता है इसका पॉइंट याद नहीं आ रहा, हम कर रहे होते हैं 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन का पॉइंट अचानक से याद आ जाता है। ऐसा होता है या नहीं? हुआ है कभी? नहीं। देखो तो जिसको पहले से याद हो, अभी ये तो होशियार है, इसको पहले से इसका कभी ऐसा हुआ ही भाई, मैं मेरे साथ या मैं गारंटी से कह सकता हूँ बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कि हमने पहले पेपर पढ़ा, हमें लगा मुश्किल है बहुत नहीं हो, लेकिन लास्ट में लिखते गए तो लास्ट तक ऐसा हो गया कि ठीक ठाक हो गया। और कारण क्या होता है, जब हम सेकंड कर रहे होते हैं हमें अचानक से किसके पॉइंट याद आ जाते हैं? 4th के। ऐसा होता है या नहीं? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने 4th पढ़ा होता है। अगर आपने 4th पढ़ा ही नहीं पहले तो फिर उसके पॉइंट्स कहाँ से याद आएंगे? फिर देखो आपके 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा सब कॉन्शियस। और सब कॉन्शियस में गया चला 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन किस में चला गया? ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, और कि ये सच में ऐसी साइंटिफिक बातें हैं कि सब कॉन्शियस में अपने आप क्या चल रहा है, 4th क्वेश्चन के ऊपर काम कर रहा है वो। और अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको पॉइंट उस समय याद नहीं आ रहे थे लेकिन अचानक से क्या हो जाएंगे याद। तो पेपर पढ़ा हुआ होगा तभी तो क्या होगा, ये सबकॉन्शियस काम करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले तो पेपर तो पूरा पढ़ना है। इससे एक तो आप प्लानिंग कर पाते हो, जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वो स्टार्टिंग में करो, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपका बैकग्राउंड में माइंड क्या करता रहता है, काम करता रहता है। बाकी और बातें भी बताऊंगा मैं आपको कि पेपर कैसे कैसे उसमें, लेकिन अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, ये लास्ट में बताएंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं पेपर के बाहर खड़ा होता हूँ ना, तो अचानक से क्या होता है, बच्चे आते हैं। अब मेरे को याद नहीं है कि ये पेपर के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है या मैंने कोचिंग में यहाँ क्या लिया था टेस्ट, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या बोल गए, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया। अब मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता क्यों। अब इसका तो मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है भाई, मैं इसमें क्या बताऊँ, जो पूछा है वही नहीं करके आओगे तो भाई आपको आता है, मेरा काम क्या है, नहीं आता है उस चीज़ को सिखाना। आपको आता है और तो भी आप ना करके आओ तो मेरे पास तो क्या इलाज है। ये तो क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे, रिक्वायरमेंट क्या है उसको क्या करोगे सोल्व। और मुझे नहीं पता कि इसमें, और एक नहीं 50% भी नहीं, मेजॉरिटी तो गलत बोल रहा हूँ, 90% बच्चों ने इसका क्या नहीं। और आपके जो टॉपर्स के बीच में डिफरेंस होता है ना, वो 2-2 3-3 नंबर का ही होता है। मतलब 2 नंबर तो बहुत होता है, जो रैंक्स निकलती है उनमें तो 1-1 नंबर के गैप से निकल जाती है। और आपके 2 गए तो आपकी 2 रैंक क्या हो गए, पीछे हो गए। पक्का सर हमारे रैंक वैंक के नहीं है, आप बताओ, आप सुनो। चलो नहीं बच्चों, ऐसे नहीं करना है, पास तो तुम पक्का ही हो। और बिल्कुल भी दिल छोटा मत करो, बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम, ठीक है ना। इलिस्ट्रेशन अब मैं नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और मैं मार्जिन के लिए करवा रहा हूँ, इस बुक में नहीं है, ना ही कभी इंस्टीट्यूट ने पूछा है। और मैं तुम्हें जो ग्रुप पे क्वेश्चन भेज रहा हूँ ना, वो कोई सा भी क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है। वो क्वेश्चन किसके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के। उसमें से कुछ RTPs है, कुछ MTPs है। RTPs क्या होता है, रिविजनरी टेस्ट पेपर। मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले ये होता है क्या। RTP का मतलब क्या होता है, आपके जब क्या हो जाएंगे, सारा कोर्स पूरा हो जाए तो इंस्टीट्यूट क्या कहता है, घर पे बैठ के क्या करो, ये RTP करके देखो। हर साल एक RTP आती है। तो आपके पास तो एक ही है, लेकिन मेरे पास तो क्या है, पुराने सारे सालों की है ना भाई। तुम्हारा तो ये अटेम्प्ट है, तुम्हारे पास एक आ गई, मेरे पास पिछले सालों की भी, ठीक है। तो वही वाले क्वेश्चन मैंने आपको भेजे। MTPs क्या होता है, मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट का मतलब नकली का, वो आपका बीकानेर में हो तो बीकानेर ब्रांच ICI में जाकर लिया जाता है। वहाँ पर जाकर आप पेपर देकर आ जाओ, आपकी कॉपी चेक करके आपको एक जैसे प्री बोर्ड टाइप का होता है वो, तो उस टाइप का। तो वो वाले क्वेश्चन अब तुम्हारे अटेम्प्ट का तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन मेरे पास क्या है, वो पिछले सारे संभाल रखे हैं मैंने।
और उनमें से वो क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में जो। अब अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ में है पेपर बनाना, ऑनेस्टली बता देना मैं किस किताब में से पेपर दूंगा? मेरे हाथ में है पेपर बनाना, मैं तो अपनी बुक में से दूंगा। अगर पेपर मुझे बनाना है तो मैं किस में से दूंगा? मेरी बुक में से। पेपर तुम्हें बनाना है तो तुम किस में से दोगे? तुम्हारी बुक में से। सीधी सी बात है, तुम्हें कौन सा पेपर बनाना है? अब सुनो, लेकिन जो भी ऑथर होगा वो अपनी बुक में से देगा। तो ICAI प्रशांत महेश्वरी या कोई XYZ टीचर की बुक में से क्यों क्वेश्चन देगा? वो क्वेश्चन किस में से देगा? अपनी किताबों में से देगा। तो उसके पास RTP है, MTPs है, पुराने सालों की RTP MTP वो बेचते हैं। ये किताबें वो क्या करते हैं? सेल करते हैं। ये बुक्स क्या होती है? सेल। सर हमें तो आई है, तो आई कहाँ है? तुमने 17,000 भेजे हैं तब आई है। कितने 9200 भेजे हैं तब आई है तुम्हें। अब इसके अलावा मान लो कोई बच्चा फेल हो जाता है, अगले साल इसमें कुछ क्वेश्चंस क्या कर देते हैं? एडलेस कर देते हैं। तो वो फिर बेचारा क्या करे? खरीदे ताकि इसको, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं? अपनी बुक में से देंगे ताकि इन बुक्स की सेल क्या हो? ज़्यादा। अकाउंट्स और में तो इतने चेंज नहीं होते, लेकिन टैक्स है जैसे IPCC में आएगा तो उसमें तो हर साल क्या हो जाता है? चेंज। तो जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको वापस से क्या खरीदनी पड़े? बुक। और बुक क्यों खरीदेगा बच्चा? क्योंकि उनको पता है कि इनमें से क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन एग्ज़ाम आपका किस में से आ जाएगा? MTPs, RTPs, पास्ट ईयर के इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम क्वेश्चन प्लस ये स्टडी मटेरियल। मतलब इंस्टीट्यूट का जितना मटेरियल है वो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी भी बुक से कर लो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब जो चलती है किताब, जो सबसे मुश्किल किताबों में गिनी जाती है वो है PC तुलसियान। एक बुक आती है PC तुलसियान फाउंडेशन के लिए, आप वो कर लो। इसके अलावा आप कोई से भी कर लो, लेकिन बेयर मिनिमम क्या करना ही करना है आपको? RTPs, MTPs। और वो खाली आपके अटैम्प्ट की है सारी, सारे की सारी। और आपको सर हमें कहाँ से मिलेगी? पहली बात तो मैं तुम्हें ग्रुप पे भेज ही रहा हूँ। और आपको कैसे मिल जाएगी? इंस्टीट्यूट की साइट पर पड़ी है वो। इंस्टीट्यूट की साइट पर सॉफ्ट कॉपी है, उसके प्रिंट निकाल के कर लो। और एक बात सुन लो, मोबाइल में कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। आप सोच रहे हो कि मोबाइल में ही क्वेश्चन पढ़ा है उसको ही कर लेंगे, ये तो प्लीज़ हाँ में हाँ कर लो, हाँ मिला देना। आज से 20 साल बाद वालों का पता नहीं, तुम लोग सारे के सारे किससे पढ़े हुए हो? हार्ड कॉपी से। आपके 5 पॉइंट हुए, मान लो आपको 4 याद आ रहे हैं, एक नहीं याद आ रहा, तो भी आपको ये पता होता है कि वो क्वेश्चन बुक में इस तरफ ऊपर की साइड था या नीचे की साइड था, या लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में था, नीचे था, ऊपर था। याद तो रहता है। मोबाइल में क्या होता है? वो तो लेफ्ट राइट तो कुछ है ही नहीं ना। तो आपका माइंड अब बचपन से ऐसे फ्रीज्ड है हार्ड कॉपी में पढ़ने का। तो प्लीज़ प्रिंट निकाल लो, घर पे बैठे हो जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। और अगर कोचिंग खुल गई तो हम आपको वो क्वेश्चन सारे के सारे मैं बोर्ड पर ही कराता हूँ भाई। अब पहले टारगेट क्या होता था मेरा कि अगस्त तक क्या कर दो, सिलेबस पूरा करा दो। उसके बाद में MTPs, RTPs कैसे करवाओ? चैप्टर वाइज नहीं, कैसे? सीधे। क्यों? क्योंकि चैप्टर वाइज अब अभी तो मैंने तुम्हें BRS के क्वेश्चन भेज दिए ग्रुप में, या इन्वेंट्री के भेज दिए, एवरेज ड्यू डेट के भेज दिए। तो तुम क्या करते हो? एवरेज ड्यू डेट पढ़ लिया फिर कर लेते हो। लेकिन एग्ज़ाम तो ऐसे नहीं आना एक, तो उसी तरीके से दी जाए तब ठीक है। तो पहले मैं सिलेबस करवा के उसके बाद में वो क्या करवाता हूँ। तो उसमें से हो सकता है तुम्हें 2-2, 4-4 क्वेश्चन में किसी में क्या आ रहे हो, डाउट आ रहे हो, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हो, तो क्या है वो मैं करवाऊँगा आपको, चाहे फेस टू फेस पढ़े चाहे कैसे पढ़े, मोबाइल से ही पढ़े। लेकिन आप घर पे उनके क्या निकालो, हार्ड कॉपी निकालो। आपको याद ही नहीं रहेगा, आप क्या टिक कर लोगे? मोबाइल में ना टिक हो सकता ना बात। और एक PRS का क्वेश्चन है, उसमें 5 में से एक ऐसा एडजस्टमेंट होता है जो तुम्हें एग्जाम वाले दिन रिवाइज करने, बाकी तो डायरेक्ट डिपॉजिट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब आप उनको क्या करो, हटा दो। सिर्फ किसके ऊपर स्टार लगा लो? एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट जो आपका गलत हुआ था, ताकि इसको मैं 3-4 बार क्या करूँ, रिवाइज करूँ। और वो आपके मोबाइल में पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ प्रिंट्स निकाल लो, कोचिंग खुलेगी तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन उस समय तक बहुत लेट हो चुकेगी। अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं है। एक बात सुन लो, कितने भी क्वेश्चन कर लो, 50 कर लो, 500 कर लो, 1000 कर लो, आपको याद रह जाएंगे? आप बता दो, याद रह जाएंगे क्या? आज से 10 दिन पहले जो क्वेश्चन किया था वो याद है क्या आपको? तो अब उसका तरीका क्या है? आपकी पहली मेहनत वेस्ट मत करो। आप उस क्वेश्चन में जो नए पॉइंट है उन पर क्या लगाओ, स्टार लगाओ। खाली क्वेश्चन करने से नहीं होगा। कैसे याद रह जाएगा बताओ? याद रहने का चांस ही नहीं है कि आप इतने सारे क्वेश्चन करते जाओ। आप जब भी पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को करने के बाद 2 मिनट रुको और क्या देखो कि इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी, और वो नई बात पर आपकी क्या होनी चाहिए, स्टार लगा होना चाहिए। अब आप जितनी बार भी पढ़ रहे हो सिर्फ उसको पढ़ लो। जैसे BRS का क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिपॉजिट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये काम के ही नहीं होते मेरे तो उस 5 में से सिर्फ 1 या 2 मुझे क्या करने होते हैं,
रिवाइज करने होते हैं, और उनके ऊपर क्या लगा होना चाहिए, स्टार। नहीं तो आप 50 बार कर लो, कोई मतलब नहीं है, आप गधों वाली मेहनत कर रहे हो। आप कितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, आप गधों वाली मेहनत कर रहे हो। क्यों गधों वाली कर रहे हो? तो आपको वापस वही पढ़ना पड़ेगा। अगली बार क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे थोड़ी पता होगा क्या करूँ, सारा शुरू से ही पढ़ोगे और उतना ही टाइम लगेगा। और अगर स्टार लगा होगा तो आपको पता है कि मुझे 3 एडजस्टमेंट रिवाइज करने हैं, बाकी मेरे को आता है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? और प्लीज़ प्रिंट निकाल कर उन पर स्टार लगा के रखो। अब सत्संग हो गया, ज़्यादा पढ़ाई कर, ठीक। अब ये तो ये सब बातें आपको बताएंगे अच्छे से, एग्ज़ाम कैसे देना है। और ये नर्वस होते हो क्या पहले दिन पेपर में? आप कितने भी कूल है, कुछ भी है, मेरिट होल्डर के मैंने हाथ कांपते देखे हैं सीए के पेपर में, और पास, ठीक है। तो ये तो छोड़ दो आप। और वो दूर कैसे होता है? अच्छा, पहले पेपर में ज़्यादा नर्वस होते हो या दूसरे में? क्यों? दूसरे में क्या हो जाता है? दूसरे में पता है पहले में तीर मार लिया, अब क्या है? देखो नहीं, अब उसको दूर करने का तरीका क्या है? कैसे दूर करोगे? प्रैक्टिस से कैसे होगा आपको? अब वहाँ पर भगवान का नाम लेना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसका नाम लोगे? पेरेंट्स का। तो आपको तुरंत ऐसे होगा कि हाँ मुझे उनके लिए करना है। पापा मम्मी को याद करोगे तो तुरंत होगा, और वहाँ पर सत्संग करोगे तो क्या होगा? नहीं होगा। अब कोई सा भी, जो भी भगवान या जो भी अल्लाह आप मानते हो, उससे फ़र्क पड़ा क्या? नहीं। लेकिन आप ये सोचो, आंखें बंद करके पापा मम्मी की शक्ल याद करो कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी, मैं फ़ेल हो गया, तो आप अपने आप क्या हो जाओगे? सही हो जाओगे। तो अब ये सारे ज्ञान हम क्या करेंगे, बाद में टिपेंगे। और लेकिन पहले हमें आना भी तो चाहिए। नर्वस नहीं भी हैं तो भी क्या है, क्वेश्चन ही नहीं आता, तो पहले क्वेश्चन करने तो सीख लें, ये बात तो बाद में करेंगे। अब सुनो, चले हम सम ऑफ डिजिट के बाद अब नेक्स्ट मेथड क्या है? मशीन आर मेथड। मशीन आर मेथड का मतलब क्या है बताओ? जितने घंटे मशीन चली उतना डेप्थ। देखो ये सबसे क्या है, सही मेथड है। सबसे सही मेथड ही कौन सा है? मशीन आर मेथड। क्यों? सुनो मेरी बात को। आप अपनी बाइक पर SLM लगाएं या WDV? अगर ऑप्शन ये दो ही है तो WDV। क्यों? क्योंकि आगे के सालों में रिपेयर बढ़ता जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, आप बराबर वर्डन जानना क्यों चाहते हो P&L पे? आप कह रहे हो इसीलिए WDV बोल रहे हो ना कि P&L में रिपेयर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और डेप क्या होता जाए? कम होता जाए। तो P&L पर क्या रहेगा? इवन बर्डन। आप इसीलिए तो WDV बोले कि आगे के सालों में रिपेयर बढ़ेगी तो डेप क्या होता जाए? कम, तो इवन बर्डन पड़ेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इवन क्यों? तो अगर इवन नहीं होगा तो फिर P&L में ज़्यादा बर्डन होगा। देखो डेप कितना लगना चाहिए, जितनी एसेट क्या हुई है यूज़। पहले साल कम यूज़ हुई है तो पहले साल कम, दूसरे साल ज़्यादा हुई है तो दूसरे साल ज़्यादा। ठीक है, हर साल बराबर खर्चा आना ही नहीं चाहिए। बताओ इस बार AC का डेप कम आना चाहिए या ज़्यादा? कम, क्योंकि AC चले ही नहीं हमारे भाई। ये सिर्फ एक AC चल रहा है, बाकी सारे तो क्या है, बंद ही है। बोलो, तो AC चले ही नहीं है, इस बार एसेट्स यूज़ हुई ही नहीं है, तो डेप क्या आना चाहिए? कम। कुछ पेरेंट्स मुझे क्या बोल रहे हैं कि आपको फ़ीस कम लेनी चाहिए। क्यों कम लेनी चाहिए? क्योंकि आपके ना तो बिजली के बिल आए हैं, ना कोई क्या है, आपकी चीज़ें यूज़ हुई है। ठीक है, तो कम आना चाहिए या नहीं भाई? डेप कम आना चाहिए इस साल, क्योंकि इस बार क्या है, चीज़ें कम यूज़ हुई है। या ऐसे मान लो कि आईपैड ज़्यादा यूज़ हुआ है तो आईपैड पर ज़्यादा आना चाहिए, वाइट बोर्ड पर क्या आना चाहिए? तो जितना यूज़ किया है उतना डेप आना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो आप इवनली क्यों लगे हुए हो? SLM है तो वो कहता है इवनली चाहिए। क्यों? वो कहता है जिन चीज़ों पर रिपेयर नहीं होती, जैसे वाइट बोर्ड पर रिपेयर होती ही नहीं है तो आप क्या लगा लो, वाइट बोर्ड के लिए SLM। ओनली एक्सपेंस P&L में क्या आएगा? डेप ही आएगा। वाइट बोर्ड पर रिपेयर होती नहीं है तो ओनली एक्सपेंस क्या आएगा? डेप। तो वो कहता है कि खाली डेप ही तो आना है तो SLM लगा दो। WDV वाला क्या कहता है कि रिपेयर भी आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ बराबर रखने की पड़ी क्यों है आपको? बराबर कभी कोई चीज़ यूज़ होती है क्या? जो चीज़ जितनी यूज़ हुई उतनी डेप लगना चाहिए। और जैसे मैं आपका बाइक का सर फिर लगाएंगे कैसे, ऐसे हमें क्या पता लगेगा कितना है? आपकी बाइक का एग्जांपल लेता हूँ। आपकी बाइक इस बार 4000 घंटे चली, अगली बार 6000 घंटे चली, तो कितने घंटे नहीं सॉरी किलोमीटर्स, मीटर चलता है ना आपकी बाइक में। मशीन आवर्स में घंटे देखे जाते हैं, लेकिन बाइक में तो आपके क्या होते हैं? मीटर होता है ना। तो मीटर से पता लग ही जाएगा आपको। तो आप डेप कैसे लगाओ? ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर्स। आप डेप कैसे लगाओ? ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर्स, जो जितनी यूज़ हुई है उतनी। अब मान लो आपकी बाइक है 50,000 की और स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, मान लो स्क्रैप वैल्यू 0 है, 50,000 की है। अब इस बार चली 4000 और कुल चलनी है 25,000 किलोमीटर, तो डेप कितना आएगा? 50,000 रुपये की कॉस्ट है,
टोटल किलोमीटर्स कितने चलनी है? 25,000। इस बार कितनी चला दी आपने? 4। तो डैप ये आना चाहिए। अरे बोलो ना, यस सर। ये डैप आना चाहिए भाई। बराबर क्यों? 50,000 5 साल चलेगी, ये क्यों? आप क्या करो, लाइफ किस में लो? ये 25,000 कहाँ से आया पहले तो ये बताओ। ये एस्टिमेटेड होगा, ये क्या होगा? एस्टिमेटेड होगा। सर ये तो दिक्कत हो जाएगी, हमें क्या पता कितने किलोमीटर चलेगी। तो तुम्हें क्या पता 10 साल चलेगी? 10 साल भी तो एसएल में क्या लेते हो, एस्टिमेशन ही करते हो। तो जब वो एस्टिमेट कर रहे हो तो ये, और यही ज़्यादा अच्छे से पता है। आप बाइक खरीदने जाओ या कार खरीदने जाओ, कंपनी वालों से पूछो कितनी चल जाएगी, तो वो क्या बोलेंगे? ये तो आपके ऊपर, आप चलाते कितनी हो। पहले साल ही आप ज़्यादा चला लोगे तो कम चलेगी, तो वो कह देंगे कि लगभग 3-4 लाख किलोमीटर ये कार चल जाएगी। वो आपको क्या बता देंगे? 3 लाख किलोमीटर की लाइफ है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके ढंग से नॉर्मल कंडीशन में चलाते हो तो 3 लाख किलोमीटर चल जाएगी।